मेरा नाम अनामिका है। मैं एक बड़े से घर में पली बड़ी थी, क्योंकि मैं उस घर की नौकरानी की बेटी थी। वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और हमेशा उन्होंने अपनी बेटी के साथ मुझे उसकी सेवा करने के लिए रखा था। मेरा सारा जीवन मेरी मालकिन की बेटी मोनिका के साथ गुजरा था। जब मेरी मालकिन की बेटी की शादी हुई तो मुझे उसके साथ उसकी नौकरानी बनाकर ससुराल भेज दिया गया। वहाँ जाने के बाद मेरा दिल मेरी मालकिन की बेटी के देवर पर आ गया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी शादी किसी तरह इसी घर में हो जाए, तो फिर मैं भी इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहूंगी, जिस तरह मेरी मालकिन की बेटी रहती है। बस यही सोचकर मैंने अपनी मालकिन की बेटी के देवर पर डोरे डालने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं भी उनके घर की दौलत की हिस्सेदारी बनना चाहती थी। जैसे तैसे मेरी शादी तो उसके साथ हो गई थी, मगर शादी के बाद मुझ पर एक ऐसी सच्चाई खुली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। क्योंकि मेरा पति तो मैं और मोनिका छत पर खूब जोर जोर से हंसकर बातें कर रहे थे। हम दोनों की उम्र उस समय सिर्फ 6 साल की थी। मोनिका सिर्फ मुझसे 1 साल छोटी थी। कई सालों पहले मेरी माँ यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई थी। यह बहुत बड़ा सा बंगला था और इन लोगों ने मेरी माँ पर बहुत सारे एहसान किए थे। सारी जिंदगी मेरी माँ ने इन लोगों का नमक खाया था और इन लोगों की सेवा की थी। इसलिए इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। मोनिका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जबकि मैं भी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था, क्योंकि जब मैं 3 साल की थी मेरे पिता तभी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और मेरी माँ ने लोगों के कहने पर भी सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी और वह इस घर में मुझे लेकर आ गई थी। यहाँ के मालिक मालकिन ने मेरी मम्मी पर तरस खाकर उन्हें नौकरी दे दी थी और इस तरह मेरी मम्मी ने इन लोगों की खूब सेवा की। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। मोनिका और मेरी बचपन से ही एक गहरी दोस्ती थी। हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में जाया करते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा मालकिन उठाया करती थी। वह यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और एक दूसरे के बिना हम दोनों खाना भी नहीं खाते। इसीलिए उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी से कभी भी कम नहीं समझा था। मैं और मोनिका अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मगर एक बात ज़रूर थी। मोनिका बचपन से ही थोड़ी बेवकूफ़ थी। वह एक ऐसी आदत की लड़की थी जो उससे जैसा भी कहता वह उसे बिना सोचे समझे मान लिया करती थी। अगर कोई उसे आसानी से बेवकूफ़ बना देता तो वह बन जाती थी। लोगों की बातों में आना उसकी आदत थी। उसको उसके माता पिता बहुत समझाते थे कि लोगों की बातों में आसानी से मत आया करो, मगर वह तो ऐसी थी कि अगर कोई उससे हंसकर बात कर लिया करता था या फिर उसकी तारीफ कर दिया करता था तो वह उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाती थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र मोनिका का बड़ा ही बेवकूफ़ी बड़ा गुजरा था। मैं जब 13 साल की हुई तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मैं अपनी माँ के मरने पर बहुत रोई थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं ना तो अपने किसी रिश्तेदार को देखा था और ना ही मैंने किसी को जानती थी। जब से आँख खोली थी और जब से होश संभाला था, सिर्फ अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानती थी। मगर माँ के मरने के बाद यहाँ घर के लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो क्या हम लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे या फिर तुम्हारे साथ कोई गलत बिहेवियर करेंगे। जिस तरह से तुम बचपन से लेकर अब तक यहाँ रहती आई हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी हमारी सेवा की है। वह हमारे घर की पुरानी नौकरानी है, इसीलिए हम तुम्हारी ज़िंदगी की आगे की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जब तक हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे परिवार में नहीं करवा देते, तब तक हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। बल्कि हम तो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे। तुम जानती हो कि हमने कभी भी अपनी बेटी और तुम में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं समझा है। इसलिए तुम अपनी माँ की कमी कभी भी महसूस मत करना। इस तरह मेरा बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र बहुत अच्छा और खुशहाल गुजरा था। इस घर में मैं
अपनी माँ की जगह नौकरानी का काम किया करती थी। हाँ, मगर जिस तरह मेरी माँ घर के काम का सारा लोड अपने कंधों पर उठाती थी, मुझ पर इतना काम नहीं डाला गया था। मैं सिर्फ खाना बनाया करती थी। मैं कॉलेज जाती थी, इसलिए कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई भी किया करती थी। खाना बनाना मेरी अपनी खुशी थी। मैं किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में यह काम नहीं करती थी। मुझे खाना बनाने का शुरू से ही बहुत शौक था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को ज़्यादातर खाना बनाते हुए देखा था और मेरे हाथ का खाना घर के सारे लोगों को पसंद भी बहुत आता था। मोनिका और मैं अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। मेरी माँ के मरने के बाद इन लोगों ने कभी भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी थी, बल्कि माँ के मरने के बाद तो इन लोगों ने मेरा और भी ज़्यादा ध्यान रखा था। मैं मालकिन को बड़ी माँ कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि वह मुझसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। बड़ी माँ मुझसे कहा करती थी कि तुम हमेशा मोनिका के साथ रहा करो। तुम जानती हो ना कि वह कितनी बड़ी स्टूपिड है। बड़ी माँ मुझे अच्छी तरह से जानती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बेटी समझा करती थी और मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझदार थी। इसलिए वह चाहती थी कि मैं हमेशा उनकी बेटी के साथ किसी साई की तरह रहूं, क्योंकि मैंने कई बार मोनिका को मुसीबत से बाहर निकाला था। बचपन में भी एक बार जब हम दोनों अपने क्लास में थे तो एक लड़की ने मोनिका को बेवकूफ़ बनाया था। उसने मोनिका से उसकी खूब तारीफ़ की और इस तरह वह उसके दोस्त बन गई और कई दिनों तक वह उसको दोस्त बनकर अपनी बातों में लेती रही। मोनिका से उस लड़की का दोस्ती करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वह मोनिका का सबसे खूबसूरत और कोई कीमती ब्रेसलेट लेना चाहती थी जो उसे बहुत पसंद आ रहा था। वह डायरेक्टली तो उससे बोलकर उसका ब्रेसलेट नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह मोनिका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले और फिर मोनिका खुद ही उसे अपना ब्रेसलेट उतार कर दे दे। उसने एक दिन मोनिका को अपनी परेशानियां सुनाई और कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट पहन रही हो, यह तो बहुत कीमती होगा। मोनिका ने उसे बता दिया था कि वह ब्रेसलेट पूरे 50,000 रुपये का है और यह ब्रेसलेट उसके पापा ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वह लड़की कहने को तो खुद भी एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उसने झूठ बोलकर मोनिका से ब्रेसलेट लेना चाहा। मोनिका से कहने लगी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वह घर में बीमार पड़े हुए हैं, जबकि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मुझे अपनी फीस भी जमा करनी है। प्रिंसिपल हर रोज़ मुझसे यही कहती है कि जल्दी से अपनी फीस जमा कर दो, वरना हम तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे। वह रो रो कर यह बात मोनिका को बता रही थी और उससे कह रही थी कि काश मेरे पास तुम्हारे जैसा ब्रेसलेट होता तो मैं उसे बेचकर जल्द से जल्द अपने स्कूल की फीस जमा करवा देती और अपने पापा का भी इलाज करवा देती। मोनिका उसकी बातों में आ गई थी और उसने अपना ब्रेसलेट उतारकर उसे दे दिया था। उस लड़की ने मोनिका से कहा था, तुमने मुझे ब्रेसलेट दिया है, यह बात किसी को मत बताना। इसीलिए मोनिका अपना हाथ छुपाए फिरती थी, क्योंकि घर वाले यह बात नोटिस करते थे कि वह अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन रही है या नहीं, क्योंकि बचपन से ही वह उस ब्रेसलेट को पहनती आई थी। एक दिन मैंने यह बात नोटिस कर ली कि मोनिका के हाथ में ब्रेसलेट नहीं है, इसलिए मैंने उससे सवाल किया, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ चला गया है? क्या तुमने कहीं गिरा दिया है या तुम पहनना भूल गई हो? मेरी बात सुनकर मोनिका बहुत घबरा गई थी और अपने हाथ को छिपाने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना और उसके चेहरे पर आने वाली घबराहट देखकर मैं समझ गई थी कि उसने ज़रूर कोई बेवकूफ़ी ही दिखा दी है। मैंने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने उसे तसल्ली दिलाई थी कि तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो। मेरे जिद करने पर मुझे मोनिका ने बता दिया था कि उसने उस लड़की की मजबूरी सुनकर अपना ब्रेसलेट उसे दे दिया है। मैंने कहा था कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तुम नहीं जानती कि वह ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारे पापा ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती था। तुम्हें इस तरह से उस लड़के को वह ब्रेसलेट नहीं देना चाहिए था। मेरी बात सुनकर मोनिका रोने लगी और कहने लगी, प्लीज़ इस बारे में मम्मी पापा को मत बताना। उस समय हम दोनों छोटे थे और हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा कोई फैसला नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने बड़ी माँ
और अंकल को जाकर सब कुछ बता दिया था। उन्हें मोनिका की इस बेवकूफ़ी और भोलेपन पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम स्कूल में जाकर उस लड़की से ब्रेसलेट मांग लेना। अगर वह लड़की तुम्हें ब्रेसलेट दे देती है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो फिर हम लोग उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी ने अपनी मर्जी से उसे वह ब्रेसलेट दिया है। भले ही हमारी बेटी उस लड़की की बातों में आ गई थी, मगर आगे से तुम्हें हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखना है कि वह स्कूल में किसी अनजान से दोस्ती न करे और ना ही किसी अनजान के साथ ज़्यादा बातचीत करे, क्योंकि वह बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाती है। मैंने अंकल और बड़ी माँ को भरोसा दिलाया था कि मैं हमेशा मोनिका का ख्याल रखूंगी और आगे उससे इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। फिर मैं हमेशा मोनिका के साथ रही और मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। वह कभी भी कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश करती तो मैं उसे रोक लिया करती थी, और मेरी यह आदत अंकल और बड़ी माँ को बहुत पसंद आई थी। उन्हें मुझसे ज़्यादा कोई भी अपनी बेटी के लिए भरोसेमंद नहीं लगता था। इस तरह मेरा और मोनिका का बचपन एक साथ गुजर गया था और धीरे धीरे हम जवान हो गए थे। हम लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम लोगों का ज़्यादातर टाइम घर में ही गुजरता था, क्योंकि मोनिका की बेवकूफ़ी की वजह से बड़ी माँ और अंकल ने हम दोनों को घर से बाहर निकलने की ज़्यादा परमिशन नहीं दी हुई थी, क्योंकि जवानी के समय भी मोनिका एक ऐसी गलती दोबारा कर चुकी थी। जब हम सब लोग बड़ी माँ की दोस्त के बेटे की शादी में गए थे और वह जाने के बाद एक लड़के ने मोनिका को पसंद कर लिया था और वह इशारों से मोनिका को एक तरफ कोने में ले गया था। वहाँ जाने के बाद उसने मोनिका की खूबसूरती की बहुत तारीफ की और उसने कहा कि मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी? मैं कॉल पर तुम्हें अपने दिल का हाल बता दिया करूँगा। बिना कुछ सोचे समझे ही और सिर्फ पहली मुलाकात में 2 दिन बातचीत से मोनिका ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, और जब हम लोग शादी से घर वापस आए तो उस लड़के ने मोनिका के नंबर पर कॉल करने शुरू कर दी, जबकि उस समय मोनिका बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी और उसका मोबाइल मेरे पास रखा हुआ था। मैंने जब बात की तो उसने मोनिका का नाम लेकर मुझे पुकारा था और वह कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत एहसान कि तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। तब मैंने उस लड़के से बात की और मैं समझ गई थी कि मोनिका इस लड़के की बातों में आ गई है और उसे अपना मोबाइल नंबर दे बैठी है, क्योंकि वह लड़का मोनिका से प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। मैंने उस लड़के को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नंबर पर कॉल करने की। उस लड़के ने मुझसे बहस करनी शुरू कर दी कि तुम कौन हो और मेरी मोनिका से बात करवाओ, क्योंकि उसने मुझे अपनी मर्जी से यह नंबर दिया है और उसने कहा था कि मैं उसे कॉल करूँगा तो वह मुझसे बात करेगी। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मैंने मोनिका को बहुत डांट लगाई थी। उसने कहा कि मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा था और बड़ी मासूमियत के साथ मुझसे नंबर मांग रहा था, तो मैंने उससे अपना नंबर दे दिया। मैंने कहा, बेवकूफ़ लड़की, अगर तुमसे कोई भी तुम्हारा नंबर मांगेगा तो क्या तुम उसे दे दोगी? तुम नहीं जानती कि यह लड़का तुम्हारा गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। जैसे तैसे मैंने मोनिका का उस लड़के से पीछा छुड़वाया था। बड़ी माँ और अंकल को मैंने यह बात पता नहीं चलने दी थी, वरना तो वह मोनिका को डांटते। इस तरह मैं मोनिका का बहुत ख्याल रखा करती थी, क्योंकि वह कभी भी और किसी भी समय बेवकूफ़ी दिखाने से बाज नहीं आती थी। बड़ी माँ ने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पाला था कि उसने कभी घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। उसका काम सिर्फ इतना ही होता था कि पढ़ाई करनी है और सारा दिन घर में आराम करना और इधर उधर टहलना, जबकि मैं घर का खाना बनाया करती थी और 1-2 काम भी कर लिया करती थी। मुझे इसके बदले में पैसे तो नहीं मिलते थे। हाँ, इन लोगों का इतना एहसान ज़रूर था कि यह लोग बचपन से लेकर अब तक मेरी परवरिश कर रहे थे। फिलहाल ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, लेकिन अब हम दोनों जवान होने लगे थे। मोनिका बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसके रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मगर बड़ी माँ और अंकल को इसी बात का डर था कि अगर उन्होंने मोनिका की शादी कर दी और ससुराल में जाने के बाद भी मोनिका ने कोई बेवकूफ़ी दिखाई तो इस तरह उसका घर बर्बाद हो सकता है। इसलिए वह लोग अभी उसकी शादी करने के बारे में गहरे सोच विचार में पड़े हुए थे। मगर अंकल का कहना था
कि अभी हमारी बेटी के रिश्ते आ रहे हैं, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लोग मोनिका की खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं और इसी वजह से उसके रिश्ते भी आ रहे हैं। बड़ी माँ कहती थी कि भगवान ने हमारी बेटी को खूबसूरती तो भरपूर दी है, अगर भगवान इसे थोड़ी सी अकल भी दे देता तो आज हमें इसकी शादी करने के बारे में इतना सोचना ना पड़ रहा होता। मोनिका को अब इसी तरह के ताने पड़ने लगे थे और अब वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र थी। इस तरह तो उसके माता पिता उसे घर में नहीं बैठा सकते थे। एक ना एक दिन तो उनको उसकी शादी करनी थी। इसलिए उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनको बिल्कुल यही बात समझाई थी और फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला कर लिया था। मगर कहीं न कहीं वह उस बात से बहुत परेशान थी कि शादी के बाद उनकी बेटी का क्या होगा। कहीं शादी के बाद उसका घर जल्द ही उजड़ ना जाए। और फिर इस दौरान मोनिका के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता आया था। उन लोगों ने मोनिका को शादी में देखा था और वह लोग मोनिका को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे और अंकल पर बहुत जोर डाल रहे थे कि वह अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ कर दे। और वह इसी डर की वजह से मोनिका की शादी नहीं कर रहे थे। मगर उनको लोगों ने यह भी तसल्ली दी थी कि हो सकता है शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने के बाद मोनिका सही और समझदार लड़की बन जाए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो शादी से पहले बचपना जाहिर करती हैं वह शादी के बाद जिम्मेदारियों में पड़कर समझदार बन जाती हैं। और मोनिका भी शादी के बाद ज़रूर बदल जाएगी। उन लोगों की बात बड़ी माँ और अंकल को बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए उन्होंने मोनिका का रिश्ता बिजनेसमैन के बेटे के साथ तय कर दिया। मगर मैं हैरान तो उस समय हुई थी जब वह लोग रिश्ता पक्का करने के लिए यहाँ आए थे। तभी वह मोनिका के लिए ढेर सारे जेवर और कपड़े लेकर आए थे और बहुत सारे गिफ्ट भी थे। लड़का भी बहुत हैंडसम था और वह लोग बहुत अमीर थे। मेरी तो उन लोगों को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह लोग मोनिका से बहुत प्यार कर रहे थे। मोनिका को देखकर मेरी आंखों में भी शादी के सपने सजने लगे थे और मैं चाहती थी कि मुझे भी ऐसे ही ससुराल मिले। मगर इस घर में रहते हुए मैं यह भूल जाती थी कि मैं भले ही इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं रहूँगी तो इस घर की नौकरानी की बेटी ही। इसलिए यह ख्याल तो मैं अपने दिल से निकाल दिया करती थी कि मुझे भी मोनिका के जैसे ही ससुराल मिलेगी, क्योंकि अमीर लड़कियों के रिश्ते हमेशा अमीर परिवार में लगते हैं, जबकि मैं तो एक गरीब नौकरानी की बेटी थी। मेरी शादी तो किसी गरीब परिवार के लड़के के साथ ही होनी थी, या फिर ऐसा होता कि मेरी शादी किसी मेरे क्लास के लड़के से हो जाती। इससे ज़्यादा बड़े सपने मैं नहीं देख सकती थी। अभी तो मैं इन लोगों के काम आ रही थी, क्योंकि मैं उनकी बेटी के हमेशा साथ रहती थी और उसका ख्याल रखती थी। अब जब मोनिका अपने ससुराल की हो जाएगी तो ना जाने मेरा इस घर में क्या होगा। मैं तो अकेली रह जाऊंगी। सारा दिन मैं यही सब सोचती रहती थी। मोनिका की ससुराल में उसके होने वाले ससुर, पति और सिर्फ उसका एक छोटा भाई था और वह लोग इतने अमीर थे कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ पर तो मोनिका के लिए इस घर से भी ज़्यादा आराम था। मैं हमेशा यही सब सोचती रहती थी। मोनिका का रिश्ता तय हुए पूरे 8 महीने गुजर गए थे। इसी बीच मोनिका का होने वाला पति उससे फ़ोन पर बातें करने लगा था। वह उससे बात करती तो वह खूब हंसती थी। अब ना जाने क्यों मुझे मोनिका से जलन महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह तो पहले से ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी और अब और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने ससुराल जाने वाली थी। और एक मैं थी जिसने सारी ज़िंदगी इस घर में नौकरानी बनकर गुजारी थी और आगे भी नौकरानी ही बनकर ज़िंदगी गुजर जाएगी। अब मैंने मोनिका का ध्यान रखना बंद कर दिया था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर मैं उसे रोकती टोकती भी नहीं थी, क्योंकि वह अपने होने वाले पति के साथ भी बेवकूफ़ी भरी बातें करती थी। एक दिन उसका पति फ़ोन पर उससे कह रहा था कि तुम शादी के बाद मेरे घर वालों को अपने घर वालों की तरह समझना और मुझे भी खूब प्यार करना। उसकी बात सुनकर मोनिका कहने लगी, लेकिन मैं आपके घर वालों का ख्याल कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। उसकी बात सुनकर वह हंसने लगा था और कहने लगा था, तुम बहुत मासूम हो। भला तुम्हें हम लोगों को खुश रखने के लिए खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे घर में तो ढेर सारे नौकर मौजूद हैं। अंकल और बड़ी माँ को यह बात नहीं पता थी कि मोनिका अपने होने वाले पति से फ़ोन पर बात करती है। मगर एक दिन उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यह बात भी उनके सामने जाहिर कर दी थी।
जब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और मोनिका के मोबाइल पर उसके होने वाले पति की कॉल आई, तो उसने यह बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी यह बात लोगों के सामने इस तरह आ गई कि फ़ोन आते ही उसने फ़ोन रिसीव करके बता दिया कि मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, फ़ोन मत करो वरना मेरे मम्मी पापा समझ जाएंगे कि मेरी बात तुमसे होती है। जबकि हम सब लोग अपनी आंखों के सामने मोनिका को यह बात कहते हुए देख रहे थे, उस हिसाब से उन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वह अपने होने वाले पति से बात कर रही है। और फिर उन्होंने मुझे इस पहरे पर लगा दिया था कि मोनिका अगर अपने होने वाले पति से कोई भी गलत बात करे तो उसे समझाओ और उसे गलती करने से रोको, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है। उन लोगों ने अब मोनिका की शादी जल्द से जल्द करने का फैसला कर लिया था, मगर मैंने ठान लिया था कि अब मैं मोनिका को कोई भी गलती करने से नहीं रोकूंगी। अगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका रिश्ता ख़त्म होता है तो होता रहे, उसकी शादी होने में मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं था। जो कुछ था वह उसको ही मिलने वाला था। मेरा क्या था, मैं तो खाली हाथ थी और खाली हाथ ही रह जानी थी। मैंने अपना मोनिका से दूरी बनाने शुरू कर दी थी, क्योंकि जितने उसके शादी के दिन करीब आ रहे थे उतने ही मुझे उससे जलन महसूस होने लगी थी कि वह इतने अच्छे परिवार में शादी करके क्यों जा रही है। धीरे धीरे मोनिका की शादी के दिन करीब आ गए थे। मुझे उसकी शादी की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। फिर एक दिन बड़ी माँ ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मुझसे कहा कि शांति बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसके ससुराल में चली जाओ। दरअसल हम लोगों ने फैसला किया है कि तुमने सारी ज़िंदगी उसका बहुत ख्याल रखा है, हमेशा उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, इसलिए आने वाले समय में भी तुम उसका साथ दो। हम तुम्हें मोनिका के साथ दहेज में उसके ससुराल भेजेंगे। वहाँ जाने के बाद तुम मोनिका की पर्सनल नौकरानी रहोगी, उसका ख्याल रखोगी और उसे हर गलत काम करने से रोकोगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि तुम्हारे होते हुए कभी भी मेरी बेटी का घर खराब नहीं होगा। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा यह काम करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस तरह से तुम इस घर में रहती आई हो, उसी तरह से तुम्हें शादी के बाद मोनिका की ससुराल में भी रहना होगा। बचपन से ही तुम उसकी सहेली रही हो, वह तुमसे बहुत अटैच है। तुम उसके साथ ससुराल जाओगी तो वह कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। बड़ी माँ की बात सुनकर जैसे मैं तो अजीब से कन्फ्यूज़न का शिकार हो गई थी। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं उनसे क्या कहूँ? फिर मैंने कहा, मैं आपके कहने के मुताबिक मोनिका के साथ चली जाऊंगी, मगर क्या उसके ससुराल वाले यह बात बर्दाश्त कर सकेंगे कि मोनिका अपने साथ दहेज में नौकरानी लेकर आई है? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, हाँ, इस बारे में हम लोगों ने उनसे पहले ही बात कर ली है। हमने उन्हें यही बताया है कि हम अपने घर की नौकरानी जो बचपन से ही मोनिका के साथ रही है, उसे वहाँ हम उसके ससुराल में भेज रहे हैं, क्योंकि वह उसके साथ बहुत अटैच रही है। अब शायद अगर वह उससे अलग हो तो उसके दिल को सदमा भी पहुँच सकता था। बस अपनी बेटी की खुशियों के खातिर हम यहाँ से लड़की आपके घर भेजना चाहते हैं। उन लोगों का कहना है कि पहले से ही हमारे घर में काफ़ी सारे नौकर हैं। अगर एक नौकरानी और आ जाएगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम्हें वहाँ जाकर भी यही जैसा सुख मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने उनसे बात कर ली है कि तुम हमारे घर की नौकरानी की बेटी नहीं बल्कि हमारी फैमिली का एक मेंबर हो, इसलिए वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखे। बड़ी माँ की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मैं भी उस घर में अब मोनिका के साथ साथ जाने वाली थी। मैं यह तो नहीं जानती थी कि यह खुशी मेरे दिल में क्यों आ रही है, मगर हाँ, इतना ज़रूर जानती थी कि वहाँ जाने के बाद मुझे भी अपना मकाम मोनिका के जैसा करना था। मैं भी उस घर में मालकिन की तरह रहना चाहती हूँ। आखिर कुछ समय गुजरने के बाद मोनिका की शादी हो गई। वह विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी और उसके साथ साथ मुझे भी भेज दिया गया था। उसकी ससुराल जाकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि यह घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा महल था और यहाँ पर सब लोग मोनिका को बिल्कुल महारानियों की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसका इतना ख्याल रख रहे थे कि कहीं वह ज़मीन पर पैर रखे तो उसका पैर गंदा ना हो जाए।
कुछ ही दिनों में मोनिका इन सब लोगों की चहेती बन गई थी और मुझे यह सब कुछ देख देख कर गुस्सा आता था। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि क्या मैं यह सब डिजर्व नहीं करती? क्यों मुझे एक नौकरानी बनाकर इस दुनिया में भेजा था? काश मैं मोनिका की जगह होती तो आज मैं भी इस घर में इन लोगों की चहेती बन जाती। जबकि मोनिका तो एक बेवकूफ़ लड़की थी, मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जो हर काम समझदारी के साथ करती थी। मगर इन लोगों को मेरी समझदारी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इन लोगों को तो बस हमेशा अपनी बहू ही दिखाई दिया करती थी। यहाँ पर मैं मोनिका के सारे काम करती थी क्योंकि इस घर के सारे ही लोग अलग अलग तरह का खाना खाते थे। मोनिका भी इस घर के बनने वाले खाने से डिफरेंट खाना खाया करती थी और मैं जानती थी कि वह किस तरह का खाना खाती है। इसलिए मुझे उसकी सास ने ऑर्डर दिया हुआ था कि मैं उसकी पसंद का ही खाना बनाकर उसको दिया करूं। उसके खाने पीने से लेकर उसके पहनने ओढ़ने और छोटी से छोटी चीज़ का मुझे ख्याल रखने के लिए कहा गया था। मैं तो यहाँ आकर मोनिका की गुलाम बनकर रह गई थी। मोनिका तो एक मासूम लड़की थी। उसे यह बात अभी तक पता नहीं चली थी कि मैं उससे जलन महसूस करने लगी हूँ, जबकि वह मुझे अपने और अपने पति के बीच की भी सारी बातें आसानी से बता दिया करती थी। और इन बातों को सुनकर मुझे उससे और भी ज़्यादा जलन होती थी और मेरा बस दिल करता था कि जिस जगह मोनिका है मैं झट से उस जगह पर आ जाऊं और यह सारे सुख मेरे हो जाए। मगर ऐसा होना तो नामुमकिन था। मोनिका के पति ने उसे शादी की रात मुंह दिखाई में डायमंड का सेट दिया था, जबकि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति ने हनीमून पर अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट के टिकट भी बुक कर दिए थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह बेवकूफ़ लड़की जो शादी से पहले बिना मेरे घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, अब वह अगर अपने पति के साथ हनीमून पर जाएगी तो ज़रूर अपना रिश्ता खराब कर बैठेगी। मुझे रह रहकर गुस्सा आता था और बस मेरा मन करता था कि मैं मोनिका के साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे वह मेरे रास्ते से हट जाए और मैं उसकी जगह पर आ जाऊं। मगर शायद ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका पति जान चुका था कि वह बेवकूफ़ लड़की है। उसकी यही सादगी, भोलापन और बेवकूफ़ीपन उसे बहुत पसंद आया करता था और वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। एक दिन मोनिका का पति उससे कह रहा था, तुम मेरी पसंद की रेड वाली साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं। मोनिका अपने पति के कहने के मुताबिक अलमारी से रेड कलर की साड़ी निकाल रही थी जब मैं उसके पति के कमरे से जाते ही फौरन कमरे के अंदर चली गई और जाकर उससे कहने लगी, यह तुम कैसी बेवकूफ़ी कर रही हो? तुम पर रेड कलर तो अच्छा भी नहीं लगता। तुम यह साड़ी मत पहनो, इस कलर में तुम अच्छी नहीं लगती। तुम मेरी पसंद की साड़ी पहनो। मैंने उसे पिंक कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनने के लिए कह दिया था जो कि देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद ऐसा करने से उसके और उसके पति के बीच गलतफहमियां आने की शुरुआत हो जाएगी। मगर उसके पति ने तो उसकी साड़ी बदलकर पहनने पर भी कोई गुस्से वाला रिएक्ट नहीं किया था, बल्कि उसे पिंक कलर की साड़ी में देखकर वह कहने लगा, अच्छा हुआ तुमने यह साड़ी पहन ली, यह तुम पर रेड वाली साड़ी से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने उन दोनों के बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी, मगर हर बार मैं नाकामयाब रही थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे यह समझ आया कि क्यों ना मैं मोनिका के देवर पर डोले डालना शुरू कर दूं। आखिरकार वह भी तो जवान और खूबसूरत है और कुंवारा है। हो सकता है कि वह मेरे प्यार के जाल में फंस जाए और इस तरह मेरी शादी उसके साथ हो जाए। तो मैं भी मोनिका के साथ साथ इस घर में ऐश करूँगी। इस घर में मुझे सारे ही लोग मोनिका की तरह प्यार करेंगे और जिस तरह मोनिका इस घर की मालकिन है, उसके बाद मैं भी इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, इस प्रॉपर्टी की हकदार हो जाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। अंकल और बड़ी माँ तो मेरी शादी किसी ऐसे परिवार में नहीं करवाएंगे। क्यों ना मैं खुद ही अपनी मर्जी से मोनिका के देवर को फंसाकर शादी कर लूँ। मुझे वैसे भी अब किसी के बारे में नहीं सोचना था क्योंकि इस तरह सारी ज़िंदगी तो मैं मोनिका की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती थी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना था जिससे मुझे खुशी मिल सके। इसलिए मैंने मोनिका के देवर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मगर एक बात जो मेरे सामने आई थी वह यह थी कि मोनिका का देवर राजवीर किसी और लड़की को पसंद करता था। मुझे राजवीर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वह किसी और लड़की को भी पसंद करता है, बल्कि वह तो देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस और सीधा साधा मर्द लगता था।
क्या ऐसे भी लड़के दूसरी लड़कियों को पसंद करते हैं? अब मेरे लिए यह काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मुझे किस तरह से राजवीर को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उससे शादी करनी है। मैं बहाने बहाने से राजवीर के कमरे में जाया करती थी और उसे अपनी यादाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी खूबसूरती देखकर वह मुझ पर अट्रैक्ट हो, मगर उस पर तो जैसे कोई असर भी नहीं होता था। राजवीर और मोनिका के पति में जमीन आसमान का फर्क था। मोनिका का पति तो उस बेवकूफ़ लड़की पर दीवाना था, जबकि छोटा भाई तो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, जबकि मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया करती थी और बार बार उसकी पसंद के बारे में उससे पूछती रहती थी। या पूछती कि तुम्हें कोई काम तो नहीं है, या तुम्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं है। मगर वह हर बार मुझसे यही कह दिया करता था कि तुम मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी भाभी की नौकरानी हो, तो मेरे काम क्यों करोगी? एक दिन तो मैंने उसे हंसकर कह दिया था कि मुझे तुम्हारे सारे काम करना अच्छा लगता है। उसने मेरी बात को सुनकर इग्नोर कर दिया था, कोई जवाब नहीं दिया था। मैं देखती थी कि वह चोरी चुपके किसी लड़की से बातें किया करता था। ये वही लड़की थी जिससे वह प्यार करता था, क्योंकि कई बार मैंने उसे फ़ोन पर प्यार भरी बातें करते हुए सुना था। मैं चाहती थी कि वह यही प्यार भरी बातें मुझसे किया करे, इसलिए अब मैंने राजवीर पर और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं बार बार राजवीर के कमरे में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती थी। उससे जान पहचान और दोस्ती बढ़ा रही थी, पर धीरे धीरे मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। मेरा ऐसा करने का मकसद यह था कि वह मेरी बातों का आदी हो जाए और फिर मैं उसे अपने काबू में कर लूँ। मैं उससे पूछती थी कि तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद हैं, तो वह मुझे बताता था कि मुझे कैसी लड़कियाँ नहीं बल्कि एक ही लड़की पसंद है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं बताया था, मगर मैं समझ गई थी कि वह उसी लड़की की बात कर रहा है जिससे वह फ़ोन पर बात करता था। मैंने किसी भी तरह से राजवीर को उस लड़की से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि जब घर आता तो मैं राजवीर के पास बार बार उसके कमरे में जाती रहती थी और जितना ज़्यादा हो सकता उसे अपनी बातों में उलझा कर रखती थी ताकि वह उस लड़की की कॉल रिसीव ना करे। उसको मैंने अपनी इतनी आदत डाल दी थी कि वह अब धीरे धीरे उस लड़की से बात करना बंद कर रहा था, मगर उसके दिल से मोहब्बत मैं अभी भी नहीं निकाल पा रही थी और ना ही मैं अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जिस दिन से यहाँ पर आई थी अपने हर प्लान में नाकामयाब रही थी, मगर मुझे कुछ भी करके इस घर में अपनी जगह बनानी थी। मैं जानती थी कि राजवीर जब तक मेरी मोहब्बत के जाल में नहीं फंसेगा मुझसे शादी नहीं करेगा, और उसे अपनी मोहब्बत में फंसाना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम था। इसलिए अब मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जो 100% असरदार होने वाला था। एक रात मैंने बहाने से राजवीर को अपने कमरे में बुलाया, यह कहकर कि मुझे इस समय तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उस समय रात के 2 बज रहे थे। राजवीर मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए वह मेरे एक बार के बुलाने पर ही मेरे कमरे में आ गया था। मैंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और अपना दुपट्टा एक तरफ को फेंक कर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग मेरे कमरे की तरफ आ गए थे। सब लोग मेरी उजड़ी हुई हालत और मेरी आंखों से निकलते हुए आंसू देखकर यही समझ रहे थे कि राजवीर ने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। मैं तो मोनिका के गले लग गई और सब लोगों से दूर होकर कहने लगी कि इसने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। सब लोगों को इस बात पर यकीन आ गया था, जबकि राजवीर कह रहा था कि यह झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा, भला बताइए, मैं यहाँ आप लोगों की नौकरानी नहीं बल्कि मोनिका की नौकरानी हूँ, तो फिर यहाँ मेरे कमरे में आधी रात के समय क्या करने आया है? इसे क्या हक बनता है कि यह आधी रात के समय मेरे कमरे में आकर मेरे साथ यह सब कुछ करे? इस बात का डर मैंने सब लोगों के दिलों में बैठा दिया था कि मैं अब बदनाम हो जाऊंगी, मुझसे शादी कौन करेगा? मैं यह कहकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा, गांव वालों को यह बात पता चल गई तो कोई भी मुझसे रिश्ता नहीं करेगा, क्योंकि मेरी बड़ी माँ और अंकल यह बात जानते थे कि मेरे कुछ रिश्तेदार गांव में रहते हैं और गांव के रिवाज तो वैसे भी बहुत सख्त होते हैं। मैं अपने रिश्तेदारों को जानती तो नहीं थी, मगर मैंने उन लोगों के नाम को अपने इस प्लान में ट्राई किया था। बड़ी माँ और अंकल भी अगले दिन यहाँ पर आ गए थे।
क्योंकि मोनिका ने फ़ोन करके उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने भी एक की दो लगाकर यह बात बड़ी माँ को बताई थी कि किस तरह से राजवीर मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने रो रो कर उनसे कहा, अब आप ही बताइए, आखिर मेरा क्या होगा? कौन मुझसे शादी करेगा? बड़ी माँ कहने लगी, तुम परेशान मत हो, हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ना जाने इन बड़े लोगों के बीच आपस में क्या बात हुई कि सब लोग मेरी शादी राजवीर से करवाने पर तैयार हो गए थे और इस तरह मेरी शादी राजवीर के साथ हो गई थी। मैं जानती थी कि राजवीर हम दोनों की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि किसी और लड़की को चाहता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। और अब उसके सामने मेरी भी सच्चाई खुल गई थी कि मैंने झूठ बोला था। राजवीर के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ उसकी शादी करवा दी थी। कहने को तो वह लाख मना कर रहा था कि उसे मेरे साथ शादी नहीं करनी, मगर अब उसकी कोई भी बातचीत चलने वाली नहीं थी, क्योंकि अब फैसला घर के बड़ों के हाथ में आ गया था। इस तरह मैं इस घर की बहू बन गई थी और मैं राजवीर की पत्नी बनकर उसके कमरे में बैठी हुई उसके आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि राजवीर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मगर मैंने प्लान पहले से ही बनाया हुआ था कि मुझे राजवीर से क्या कहना है। राजवीर कमरे के अंदर आया तो उसका चेहरा लटका हुआ था। मैंने रोते हुए उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो राजवीर, मैंने यह सब कुछ तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि इसलिए किया है कि दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है। मुझे तुम पसंद आ गए थे, मैं तुमसे प्यार करती थी, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैंने यह सब कुछ किया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने अपनों के प्यार के बिना गुजारी है। मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए बदले में तुम्हारा प्यार भी पाना चाहती थी। बस मैंने इसलिए यह सब कुछ किया है। मेरी बात सुनकर राजवीर कहने लगा, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम नहीं जानती, जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसको पाने के लिए मैंने कितने सपने देखे हुए थे, मगर तुमने तो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। राजवीर की बातों का मुझ पर कोई फ़र्क तो नहीं हुआ था, मगर हाँ इतना ज़रूर था कि मैंने अपनी मोहब्बत उसके दिल में जगानी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वह उस लड़की को भूलता जा रहा था जिससे वह प्यार करता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं इस घर में बहुत ज़्यादा खुश थी। अभी मोनिका की शादी को 2 महीने हुए थे। मोनिका हनीमून पर जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसका पति इससे पहले काम में बिजी था और अब हमारी शादी की वजह से वह लोग हनीमून पर नहीं जा पाए थे। मैंने सोचा कि मेरा पति भी जरूर मुझे कहीं ना कहीं हनीमून पर लेकर जाएगा, मगर मेरे पति ने तो अपने मुंह से हनीमून का कोई जिक्र ही नहीं निकाला था, जबकि मोनिका हनीमून पर जा चुकी थी। इस दौरान मैंने राजवीर को पूरी तरह से अपना कर लिया था। मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस घर की बहू बनने के बाद सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई है। अब मैं चाहती थी कि मेरे ससुर के सिर्फ 2 ही बेटे हैं। प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि दोनों भाइयों के बीच आधी आधी भी आएगी तो वह दोनों सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेंगे। इस घर का सब कुछ अब मेरा हो चुका था और इस पर जितना हक मोनिका का था, अब उतना ही मेरा भी था। मैं हनीमून पर जाना चाहती थी। ना जाने क्यों मेरा पति मुझे हनीमून पर लेकर ही नहीं गया। पूरे 1 महीने की हनीमून ट्रिप से फ्री होकर मोनिका घर वापस आ गई थी, मगर मैं इस बात से हैरान थी कि मेरी सास अभी भी जितना प्यार मोनिका से करती थी, उतना प्यार मुझसे नहीं कर रही थी। कहने को तो यह दोनों बेटे उनके लिए बराबर हैं, मगर फिर वह बहू में भेदभाव क्यों कर रही थी? जितनी खूबसूरत मोनिका थी, उतनी ही खूबसूरत मैं भी थी। मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं थी, बल्कि वह तो बेवकूफ़ थी। मैं तो बहुत समझदार थी, तो फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था? एक दिन मेरी सास शॉपिंग पर गई और वहाँ से आने के बाद वह मोनिका के लिए पूरी 4 साड़ियाँ लेकर आई थी और उसके लिए सोने का एक ज्वेलरी सेट भी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद आया तो तुम्हारे लिए ले लिया। मुझे लगा कि मेरे लिए भी अभी ज़रूर ना कुछ लाई होगी, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक मामूली सी साड़ी के अलावा। ऐसा नहीं था कि वह लोग मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो। मुझसे तो सब लोग बहुत खुश थे और सबकी खुशी के साथ ही यह शादी हुई थी। तो फिर मेरी सास हम दोनों के बीच इस तरह का भेदभाव क्यों कर रही थी? पर एक दिन तो हद ही हो गई थी, जब मेरी सास ने ही उस बेवकूफ़ लड़की को अपने घर की तिजोरी की चाबी सौंप दी।
वह भले ही घर की बड़ी बहू थी, मगर अब तो मैं भी इस घर में आ चुकी थी। मगर उन्हें तो तिजोरियों की चाबी मोनिका को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वह बेवकूफ़ लड़की थी, घर में आसानी से लूट मार करवा सकती थी। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मोनिका बेवकूफ़ है, इसे तो अक्ल भी नहीं है। आपको नहीं पता कि यह कितने काम बिगाड़ती है। घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप यह जिम्मेदारी मुझे दे दोगी तो मैं इसको अच्छी तरह से निभाऊंगी। लेकिन मेरी सास पर मेरी बात का कुछ भी असर नहीं हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस घर में खामोश होकर नहीं रहूंगी। भला दोनों भाई बराबर थे तो फिर दोनों भाइयों की पत्नियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा था। मैंने इस बात पर अपनी सास से एक दिन ऑब्जेक्शन उठा ही लिया था, जब वह मार्केट से मेरी जिठानी के लिए सोने के कंगन लेकर आई और अपने लिए भी लेकर आई थी, तो फिर वह मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई। मैंने अपनी सास से कहा, मुझे आपकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बड़ी बहू के साथ तो इतने अच्छे से पेश आती हो, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती हो। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो आपको मेरी किसी खुशी से कोई मतलब क्यों नहीं होता। क्या मैं आपको दिखाई नहीं देती? क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? मेरी बात सुनकर वह गुस्सा होने लगी और कहने लगी, हमने तो तुम्हारे साथ भी किसी तरह की कोई कमी नहीं की है, और यह तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात क्यों कर रही हो। मैंने कहा, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप माँ नहीं बल्कि डायन हैं, जो सिर्फ अपने एक बेटे की खुशी चाह रही हैं। दूसरे बेटे और उसकी पत्नी की खुशी से आपको कोई मतलब नहीं है। बड़े बेटे को तो आप लोगों ने हनीमून पर अमेरिका भेज दिया, बल्कि छोटे बेटे को तो अपने घर से बाहर निकलकर भी घूमने के लिए नहीं कहा। क्या माँ ऐसी होती है? नहीं, माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। आप तो दोनों बच्चों के बीच में फर्क करने वाली माँ हो, और ऐसी माँ को डायन कहते हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वह मुझे घूरती हुई वहाँ से चली गई। मुझे तो अपनी सास पर आज बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मुझे तसल्ली देने के लिए मोनिका मेरे करीब आई तो मैंने उसे धक्का दे दिया और कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की, जिसे इस दुनिया में कोई भी आसानी से पागल बना सकता है, आज वह ससुराल की इतनी लाडली हो रही है कि किसी को इस बहू के होते हुए छोटी बहू दिखाई ही नहीं दे रही। आखिर तुमने ससुराल वालों पर क्या जादू कर दिया है? मोनिका कहने लगी, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने उससे कहा, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं एक दिन तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही रहूँगी, क्योंकि इस सब की वजह तुम ही हो। मैं यह कहकर वहाँ से अपने कमरे में आ गई थी और फुट फुट कर रोने लगी थी। मुझे मोनिका दुश्मन नजर आती थी। मैं अब उससे छोटी छोटी बात पर बहस करती थी। सब लोगों के सामने यह बात चीख चीख कर कहती थी कि यह एक बेवकूफ़ लड़की है। मैं उसे सबकी नज़रों में नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता था। एक दिन मेरे पति ने मुझे पैकिंग करने के लिए कहा। मुझे लगा कि मेरा पति मुझे हनीमून पर लेकर जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर लिया। लेकिन मेरा पति तो मुझे हनीमून पर नहीं बल्कि इस घर से अलग दूसरे घर ले गया था। वहाँ जाने के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा था कि यह हम दोनों का घर है। वह घर इतना खूबसूरत नहीं था जितना कि मोनिका के ससुराल का घर था। यह तो एक मामूली सा घर था। मेरे पति ने कहा, अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब मैंने कहा, यह घर हमारा नहीं है, हम लोगों का घर तो वहाँ है। मेरा पति कहने लगा, दरअसल जिस घर को तुम अपना समझ रही हो वह हमारा अपना घर नहीं है। वह घर उन लोगों का ही है जो उस घर के मालिक हैं। मैंने कहा, क्या तुम उस घर के मालिक नहीं हो? यह तुम किस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? मेरा पति कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वह मेरा घर नहीं बल्कि उन लोगों का ही है। मैं इस घर में बचपन से रहता हूँ। मेरे पापा इस घर के ड्राइवर थे। एक दिन मालिक का झगड़ा एक बहुत बड़े गुंडे से हो गया था, जिसने मालिक पर फायरिंग करने की कोशिश की थी। तो मेरे पापा सेना तान कर उनके आगे खड़े हो गए थे और उनके बदले की गोली अपने सीने पर खा ली थी। इस बात का एहसान इन लोगों ने मुझ पर इस तरह से चुकाया कि सारी ज़िंदगी मुझ में और अपने बेटे में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं किया। लोगों को भी यही लगता है कि मैं उनका बेटा हूँ, मगर मैं उनका बेटा नहीं हूँ, जबकि उनके घर के ड्राइवर का बेटा हूँ। मेरा बचपन और मेरी ज़िंदगी खराब ना हो जाए, इसलिए वह लोग मुझे मेरी माँ के मरने के बाद यहाँ ले आए थे।
क्योंकि पापा के मरने के बाद मम्मी मुझे पाल रही थी और यह लोग पापा के मरने के बाद भी उनकी सैलरी मेरी मम्मी तक पहुंचा दिया करते थे। लेकिन फिर जब मेरी मम्मी भी दुनिया से चली गई तो इन लोगों ने मुझे अपने घर में बेटे की तरह पाला और बड़ा किया। और जब तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तो उन लोगों को यही लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। अब जिस तरह के हंगामे तुम घर में क्रिएट कर रही हो उस हिसाब से मालिक को लगा कि तुम्हारी वजह से उनके घर की सुख शांति खराब हो रही है, इसलिए उन्होंने यह घर मेरे नाम कर दिया जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ सुखी रह सकूं। उनका कहना है कि हम तुम्हारी शादी कर चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं। इस घर में खुशी खुशी रहो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को लगता है कि तुम उस घर के मालिक हो, मगर तुम नहीं जानती कि नौकर हमेशा नौकर ही रहता है, कभी मालिक नहीं बन सकता। जबकि तुम तो खुद एक नौकरानी की हैसियत से उस घर में आई थी, तो तुम्हें भी यही सोचना चाहिए था कि तुम एक नौकरानी हो और कभी भी मालकिन की जगह नहीं ले सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने दौलत के लालच में आकर मेरे साथ यह सब कुछ किया था और इस घर की बहू बन गई थी, मगर देखो आज तुम्हारा यह लालच तुम्हें मुंह के बल गिरा दिया है। उस घर में रहने के लिए तुमने कितने जतन किए, लेकिन फिर भी आज तुम उस घर से निकल गई। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह यह सब कुछ सच कह रहा है। मैं तो हमेशा से यही समझती थी कि वह मोनिका का देवर है, मगर मुझे यह नहीं पता था कि इतनी लंबी कहानी है। मैं तो अपना सर पकड़कर रोने बैठ गई थी। मैंने अपने लिए क्या क्या सपने सजाए थे, मगर अब यह सारे सपने चूर हो गए थे। यह घर भी कोई इतना छोटा घर नहीं था, मगर मुझे तो वही घर अच्छा लगता था जिस घर में मोनिका रह रही थी। हमें कभी भी दूसरों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बराबरी करने वाला इंसान हमेशा अपने लिए नुकसान ही पैदा कर लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मोनिका से जलन और उसकी बराबरी करने के चक्कर में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। अगर मैं सुख शांति से वहाँ रहती तो वहाँ लोग मुझे और मेरे पति को कभी उस घर से नहीं निकालते। लेकिन मेरे मोनिका से गलत बिहेवियर और अपने सास से बदतमीजी करने पर उन लोगों को यह लगा कि जब मेरा पति उस घर का मेंबर नहीं है और मैं उस घर की बहू नहीं हूँ तो उनके घर की सुख शांति क्यों खराब करूँ। इसलिए उन्होंने खामोशी से मेरे पति को इस घर में मेरे साथ रहने के लिए कह दिया और कहा कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना, मगर तुम अब हमारे घर में नहीं रह सकते। वैसे भी आने वाले समय में तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी के साथ अलग ही रहो तो बेहतर होगा। उन लोगों के समझाने पर मेरा पति मुझे यहाँ लेकर आ गया था और अब मैं अपने पति के साथ एक मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि मेरा पति उनके कंपनी का मालिक नहीं बल्कि वहाँ पर नौकरी करने वाले एक एम्प्लॉय हैं जो वहाँ पर चंद पैसों की नौकरी करता है। मुझे लगता था कि मेरा पति उस घर का बेटा है, लेकिन वह घर का बेटा नहीं बल्कि नौकर ही था। उसकी कहानी भी कुछ मेरे जैसे ही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने दिमाग पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझसे अच्छी तो मोनिका थी जो भोलेपन में कुछ भी करती थी, मगर कभी भी भगवान ने उसके साथ कुछ गलत होने नहीं दिया। लेकिन मैंने इतनी समझदारी दिखाई थी, उतनी ही मैं और मुंह के बल गिर गई थी। अब जैसे तैसे करके मुझे राजवीर के साथ इसी घर में गुजारा करना था। वहाँ पर तो ढेर सारे नौकर थे, यहाँ पर तो मुझे घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। मैंने राजवीर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी और राजवीर ने मुझे माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब मैं उसके साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए राजवीर ने मुझे माफ़ कर दिया और अब मैं इन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं बंगले में जाकर सब लोगों से भी माफ़ी मांग ली थी और स्पेशली मैंने हाथ जोड़कर मोनिका से भी माफ़ी मांगी थी, जिसकी ज़िंदगी मैंने कई बार ख़राब करने की कोशिश की थी। मोनिका भी सीधे दिल की थी, उसने मुझे माफ़ कर दिया। राजवीर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और मुझे हर तरह से खुश रखता है। धीरे धीरे हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था और इस तरह हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। राजवीर अपनी पहली मोहब्बत को भी भूल गया और उसने मुझे दिल से माफ़ कर दिया था। इस तरह हम दोनों का रिश्ता अब बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक समय पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर मैं आगे भी अपने दिमाग से चलाकर चलती रहती तो शायद मैं अपने ऐसे हालातों को भी अपने हाथ से गंवा देती। कहते हैं ना
कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी करने वाला इंसान अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। किसी भी इंसान को ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि समझदारी भी तभी दिखाना चाहिए जहाँ पर समझदारी की ज़रूरत हो। बेवजह चालाकी दिखाने वाला इंसान एक समय में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।